गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज इस वीडियो में सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोग जिस टॉपिक को पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ अब ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का त्रिबिंब जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का त्रिबिंब जालक संभव है? और ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 230 और ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 14। तो ये कितने प्रकार के त्रिबिंब जालक संभव है? तो बताया गया था कि किसी भी क्रिस्टल में कुल संभव त्रिबिंब जालकों की संख्या 14 होती है, जिसे ब्रेवे जालक कहा जाता था। तो ध्यान रहे, ब्रेवे जालकों की कुल संख्या 14 होती है। तो ये पहला का आंसर हो गया डी। दूसरा क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में, फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। और ऑप्शन ये है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो बताइए मेरे बच्चों, हु इज करेक्ट ऑप्शन? फलक केंद्रित एकक कोशिका मतलब फेस सेंटर्ड, FCC। तो FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो आप लोग को बताया गया था कि प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 2 का 4, सिंपल क्यूबिक सेल में 1, बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में 4। तो इस तरह से ये फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि ग्रेफाइट की ज्यामिति होती है। बच्चे ध्यान रखिए, ध्यान से सुने। ग्रेफाइट की ज्यामिति होती है, आप लोग को बताया गया था 7 क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर के आधार पर। उस पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल को 7 प्रकार से बांटा गया था। तो वही पूछ रहा है कि वो ग्रेफाइट भी वहाँ पर उदाहरण था। तो कह रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है? और ऑप्शन पहला है घनीय, ऑप्शन बी है षष्ठकोणीय,
एक लंबाच, और डी है द्विसमलंबाच। बताइए बच्चों, हु इज करेक्ट? तो ग्रेफाइट की जो ज्यामिति होती है वो षष्ठकोणीय होता है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में आप लोग को बताया गया था। आप देखिएगा षष्ठकोणीय क्रिस्टल सिस्टम में उदाहरण के रूप में आपको ग्रेफाइट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि घनीय क्रिस्टल समूह जो घनीय क्रिस्टल समूह है उसकी कोर की लंबाई होती है और ऑप्शन ये है A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और ऑप्शन बी है ये नॉट इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और ऑप्शन सी है ये नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बच्चों बताया गया था कि पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। उससे सबसे पहला था घनीय क्रिस्टल, और उस घनीय क्रिस्टल के पैरामीटर में बताया गया था कि उसके अक्षीय दूरी जो होते हैं ए बी सी, ये अक्षीय दूरी था, वो तीनों आपस में बराबर होता था, और उसके जो अक्षीय कोण होते थे वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता था। तो ये था अक्षीय का पैरामीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, और ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी अक्षीय दूरी उनके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, काय केंद्रित, बच्चे ध्यान रखिए, काय केंद्रित, काय केंद्रित का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी जिसको कहते हैं। काय केंद्रित घनीय संरचना है। काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता होती है। संकुलन क्षमता होती है, और ऑप्शन ए है 52.4%, ऑप्शन बी है 68%, ऑप्शन सी है 74%, और ऑप्शन डी है 37.6%। तो बच्चे बताइए हु इज करेक्ट? तो काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता के बारे में बताया गया था। तो काय केंद्रित घनीय संरचना में उनका जो संकुलन क्षमता बताया गया था कि किसी भी क्रिस्टल के उस ठोस गोले के द्वारा, किसी भी क्रिस्टल में जो ठोस गोला होता है उस ठोस गोले के द्वारा कितना % जगह घेरा जाता है, उस ठोस गोले के द्वारा जितना % जगह को छेका जाता है या घेरा जाता है उसको हम लोग संकुलन क्षमता कहते थे, और जो शेष बचता है उस शेष को हम लोग रिक्ति कहते थे। तो अगर बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित की बात करें तो इस बॉडी सेंटर्ड का जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहने का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है उसमें समन्वय संख्या होता है। समन्वय संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या होता है, और ऑप्शन 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी जो है वो 8, और ऑप्शन डी जो है वो 12।
बताइए बच्चों, हु इज करेक्ट? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग को बताया गया था कि 12 होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है घनीय निविड़ संकुलन। घनीय निविड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये जो घनीय निविड़ संकुलन है टाइप का जो संरचना है करा, इसका संकुलन क्षमता होता है बच्चे ध्यान रखें, घनीय निविड़ संकुलन की बात कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसमें संकुलन क्षमता कितना होता है? और ऑप्शन ए है 68%, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 52.4% और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। हु इज करेक्ट? तो इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग हो, उन तीनों का कोऑर्डिनेशन, इन तीनों का जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में, बच्चे लिखें, निम्न में किस तरह के ठोस क्रिस्टल ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है? और ऑप्शन है आयनिक ठोस, ऑप्शन बी है धात्विक ठोस, ऑप्शन सी है सहसंयोजक ठोस और ऑप्शन डी है आणविक ठोस। तो बच्चे बताएं कि निम्न में किस तरह के ठोस जो क्रिस्टल है, ध्यान है ठोस क्रिस्टल की बात कर रहा है, ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो भाई अगर आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक है, लेकिन वो ठोस अवस्था में नहीं, ठोस क्रिस्टल में नहीं, वो गलित अवस्था में होता है। अगर ठोस अवस्था की बात करें तो धात्विक ठोस। ये जो धात्विक ठोस है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है दोनों अवस्था में, गलित अवस्था में भी और ठोस अवस्था में, क्योंकि इस दोनों अवस्था में इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में रिक्त स्थान है और ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 32% और ऑप्शन डी 68%। हु इज करेक्ट? रिक्त स्थान। तो बताया गया था कि ठोस गोले के द्वारा जो जगह घेरा जाता है उसको संकुलन क्षमता कहते हैं, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का संकुलन क्षमता 74% होता है, और जो शेष खाली जो रहता है उसको रिक्त स्थान कहते थे, रिक्तिका। तो 74% जब इसमें ठोस गोला के द्वारा जगह घेरा गया है तो जो शेष बचा होगा वो 26% रहा होगा। तो इसमें जो रिक्तिका जो परसेंटेज है वो है 26। अगला क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन कर रहा है, एक फलक केंद्रित
एक फलक केंद्रित घनीय जालक में एक फलक केंद्रित घनीय जालक में परमाणु A कोण पर उपस्थित है। एक फलक केंद्रित घनीय जालक में परमाणु A कोण पर उपस्थित है तथा परमाणु V फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यदि B का एक परमाणु किसी एक फलक केंद्र से हटा दिया जाए तो प्राप्त यौगिक का सूत्र होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडिकल में पूछा हुआ, और ऑप्शन है A2B, ऑप्शन बी है AB2, ऑप्शन सी है A2B3 और ऑप्शन डी है A2B5। तो बच्चे ये है क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इस पे आधारित क्वेश्चन कल करवाया गया था, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चे बताया जा रहा है कि एक फलक केंद्रित घनीय जालक है। तो अगर फलक केंद्रित घनीय जालक की बात की जाए तो यह है फलक केंद्रित घनीय जालक। यह है फलक केंद्रित घनीय जालक जिसमें बोल रहा है कि परमाणु A जो है वो कोण पर है। यह है परमाणु A, देखिए तो 8 कोने हैं। बताया जा रहा है परमाणु A कोण पर है, अतः परमाणु A की संख्या, तो परमाणु A की संख्या इस सेल में कितना हो जाएगा। तो आपको बताया गया था कि बच्चों जो भी अवयवी कण कोण पर उपस्थित है, एक A, जितने भी अवयवी कण कोण पर उपस्थित होता है वो 8 एकक सेल से साझेदारी करता है। जो कोण पर होता है वो कितने एकक सेल से, 8, और जब 8 एकक सेल से साझेदारी करेगा तो इस दिए गए सेल में उसका 1/8वां भाग रह जाएगा मात्र।
तो ए गो का 1/8वां भाग, इसमें 1/8, सभी कोने का 1/8वां भाग इस दिए गए सेल में है। तो 1 का 1/8, तो कोने पर टोटल कितना है 8, तो प्रत्येक का 1/8वां भाग। तो इस प्रकार से परमाणु ए की कुल संख्या हो गया 1। तो परमाणु ए कोण पर था, तो परमाणु ए की संख्या हो गया ए। उसी प्रकार से अब परमाणु बी की बात करें, तो परमाणु बी फलक के केंद्र पर है। परमाणु बी फलक के केंद्र पर है। तो अगर परमाणु बी की बात करें तो फलक बताया गया था कि 6 होंगे, एक सामने वाला फेस ये, एक पीछे वाला फेस ये, एक लेफ्ट वाला फेस, एक राइट वाला फेस, एक टॉप ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस तरह से ये 6 फेस है। और परमाणु बी जो है वो फेस पर है, और बताया गया था कि जो परमाणु फलक के केंद्र पर होता है वो 2 लोगों से साझेदारी करता है, और जब 2 लोगों से साझेदारी करेगा तो उस दिए गए सेल में उस सेल का 1/2 भाग उपस्थित रहेगा। तो अब अगर परमाणु बी की कुल संख्या की बात करें तो परमाणु बी की संख्या जो फलक पर होता है वो 2 लोगों से साझेदारी करता है, तो उस दिए गए सेल में 1/2 भाग उपस्थित रहेगा। लेकिन फलक के केंद्र पर है केगो, तो अगर 6 रहता तो सभी का 1/2 भाग, लेकिन 6 है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि एगो फलक पर से हटा दिया गया है, तो कोई एक को हटा दीजिए, तो बचेगा अब कितना 5। तो इस तरह से परमाणु बी की कुल संख्या कितना हो गया 5/2। अतः अब परमाणु की अनुपात की बात करें, ए अनुपात बी, तो ए और बी की अगर अनुपात की बात करें तो एक ए है तो बी 5/2 है। तो अगर फार्मूला निकालना हो, यौगिक का सूत्र निकालना है, तो यौगिक का सूत्र बटा में नहीं होता है, तो इस बटे को हटाना है। तो बटे को हटाने के लिए अगर इससे हम 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 2 × 1 2, और इधर 2 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। तो इस तरह से परमाणु ए और बी का अनुपात हो गया 2:5। अतः यौगिक का जो सूत्र हो गया, अतः यौगिक का जो सूत्र है वो है A2 और B5, तो A2B5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चालू है। तो अगला क्वेश्चन बच्चे एक बार फिर से न्यूमेरिकल, और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर एक फलक केंद्रित क्रिस्टलीकृत है। इसकी इकाई सेल की कोर की लंबाई इसकी इकाई सेल की कोर की लंबाई 361 पिकोमीटर है।
तो कॉपर परमाणु का त्रिज्या ज्ञात करें। और ऑप्शन है 108 पिकोमीटर, ऑप्शन बी है 128 पिकोमीटर, ऑप्शन सी है 157 पिकोमीटर और ऑप्शन डी है 181 पिकोमीटर। तो बच्चे इसको सॉल्यूशन करें। तो ध्यान रहे क्वेश्चन दिया फलक केंद्रित है, तो बताया गया था एफसीसी के लिए कोर की लंबाई ए बराबर होता था 2√2r। इस पे आधारित क्वेश्चन कल भी करवाया गया था। तो 2 × √2 का मान होता है 1.414 और r का मान, अच्छा सॉरी, त्रिज्या निकालना है तो r निकालना है और a का मान दिया है 361 पिकोमीटर। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 361 बटा 2.141। तो इसको अगर डिवाइड की जाए तो आंसर देखें कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 128 दशमलव समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। +2 में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो अगर Na2O की बात करें तो Na2O में अगर सोडियम का कोऑर्डिनेशन पूछे, ध्यान रहे Na2O में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अगर सोडियम पूछे तो 4 होगा। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अगर ऑक्सीजन पूछे तो इसका 8 होगा। इसको ध्यान रखें। अगर इसको सजाया जाए आयनिक क्रिस्टल के रूप में तो सोडियम जो है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 8 सोडियम आयन से घिरा होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन तथा ऋण आयन, आयनिक क्रिस्टल में एक धन आयन तथा ऋण आयन के द्वारा स्थान छोड़ने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? और ऑप्शन है शॉर्टकी दोष,
ऑप्शन बी है फ्रैंकल दोष, ऑप्शन सी है अंतराकाशी दोष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कि आयनिक क्रिस्टल में एक धन आयन तथा ऋण आयन, ध्यान रहे यहाँ पर दोनों चीज गायब हो रहा है, धन आयन भी और ऋण आयन भी। तो बताया गया था कि जब धन आयन और ऋण आयन का जोड़ा गायब हो तो जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। तो बच्चे अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाश स्थान में स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की दोष को कहा जाता है। और ऑप्शन ए है अंतराकाशी दोष, ऑप्शन बी रिक्तिका दोष, ऑप्शन सी है फ्रैंकल दोष, और ऑप्शन डी है शॉटकी दोष। तो बताइए बच्चों, बताया गया था कि जब धन आयन जो है वह अपने स्थान से विस्थापित होकर अगर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का कारण है। रंगीन होने का कारण है, और ऑप्शन है एफ केंद्र, और ऑप्शन बी फ्रैंकल दोष, और ऑप्शन सी शॉटकी दोष, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि क्षारीय धातु के हैलाइड होने का क्या कारण है। तो हैलाइडों के रंगीन होने का कारण होता है एफ सेंटर, एफ केंद्र। तो पूछे जा सकते हैं कि एफ केंद्र क्या होता है। तो एफ केंद्र का परिभाषा से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए एफ केंद्र से संबंधित, क्रिस्टल में जब ऋणायनिक रिक्तियां
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिस्टल में जब ऋणायनिक रिक्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरा जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो बच्चे ऑब्जेक्टिव है, अगर इसका ऑप्शन दिया रहे इस तरह से, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर या एफ केंद्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान है कि जब क्रिस्टल में जब ऋणायनिक जो रिक्तियाँ होती है, ऋणायन हट गया है तो वहाँ पर जो खाली जगह बचा है उसको ऋणायनिक रिक्ति कहेंगे। और उस ऋणायनिक रिक्ति में जब वहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चला आता है तो उससे हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। और यही एफ केंद्र जो होता है जो किसी भी क्रिस्टल के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो एफ केंद्र ही क्रिस्टल के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चे, इस स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक को हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें।